चैप्टर में हम इमोशनल अब्यूज़ देख रहे थे, किस तरह से लोग अब्यूज़ करते हैं आपके इमोशंस को लेके। अभी हम देखेंगे कि मैनेजिंग इमोशंस, हम इमोशन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। कि कोई कि कोई क्या बल्कि हमारे इमोशंस हमको ड्राइव अवे ना करें, हमको कंट्रोल ना कर सकें, बल्कि हम हमारे इमोशन को कंट्रोल कर सकें। हमारा गुस्सा या हमारी खुशी या जो भी हमारा फ़ियर, कोई भी हमारे जो भी इमोशन है वो हमारे ऊपर ओवरकम ना हो और उसकी वजह से हमारा कोई नुकसान ना हो। तो मैनेजिंग इमोशंस देखते हैं। मनान एंड मानसी आर ट्विन्स येट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दो सिबलिंग हैं, मनान एंड मानसी ट्विन्स है ये, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है। Manan is always anxious and the smallest problem will send him in a state of frustration। जो मनान है वो हमेशा ही काफ़ी एंशियस रहता है, बेचैन रहता है। एक छोटी छोटी जो चीज़ें, छोटी छोटी प्रॉब्लम से उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से। When he is stressed he gets agitated and shouts। जब वो स्ट्रेस में होता है, जब वो टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो वो चिल्लाता है, ज़ोर से गुस्सा करता है। Small events in the environment affect him, such as the pollution, the traffic jam, the long queues, the power cut, the unclean pavements, his friends gossiping, his teachers' behavior। इतनी छोटी छोटी बातें उसको हर्ट करती है, इतनी छोटी छोटी बातें उसको नुकसान, उसको गुस्सा दिलाती है। जैसे कि पोल्यूशन है या ट्रैफिक जाम है, या फिर उसको लॉन्ग क्यू में खड़े रहना पड़ रहा है, या लाइन चले गई है, पावर कट है, या फिर पेमेंट्स पे गंदगी दिखाई दे रही है, या कभी उसके दोस्तों की बातें, या कभी टीचर का बिहेवियर, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें उसको गुस्सा दिलाती है, उसको मूड ऑफ हो जाता है उससे। His moods and happiness are directly influenced by what is happening around him and he always appears sad or nervous about something or the other। उसका जो मूड है या जो उसकी खुशी है, वो सारी ही चीज़ें इस बात से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है। जो आसपास में चीज़ें होती है उसको लेके वो हमेशा ही सैड या नर्वस होता है। ऑन दी अदर हैंड, जबकि जो मानसी है, उसकी जो सिबलिंग है मानसी, इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड। वो बहुत ही काम है, कंपोज है, बहुत सेटल्ड है। वो उसको गुस्सा नहीं आता, वो चीज़ों को बहुत सुकून से लेती है। शी अपीयर्स टू बी मोर इन कंट्रोल ऑफ हर फीलिंग्स। उसे अपनी फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल हासिल है। दस शी टेंस टू बी ए लॉट हैप्पियर एंड कंटेंट कंपेयर टू हर सिबलिंग मनान। अब जबकि उसको अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल है, वो अपने गुस्से पे काबू रख सकती है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे सैड नहीं होती, नर्वस नहीं होती, तो फिर ऑब्वियसली वो ज़्यादा खुश रहती है, बल्कि वो खुश रहती है, जबकि मनान हमेशा सैड और नर्वस रहता है। वॉट इज़ द डिफरेंस? तो डिफरेंस क्या है दोनों में? मनान इज स्ट्रगलिंग टू मैनेज हिज इमोशंस वाइल मानसी हैज़ मास्टर्ड द स्किल ऑफ मैनेजिंग हर इमोशंस। क्या डिफरेंस है दोनों में? कि मनान को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए, और वो उसमें फेल हो जाता है। जबकि जो मानसी है उसको अपने में इमोशंस मैनेज करने में अच्छी महारत हासिल है, वो काफ़ी मास्टर है उसमें, और वो अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, ड्राइव वे नहीं कर पाते, उसके इमोशंस उसको ओवरकम नहीं कर पाते। द मेजर डिफरेंस बीइंग इंडिविजुअल्स चॉइस। जो मेन डिफरेंस है वो इंडिविजुअल चॉइस का है। मैनेजिंग योर इमोशंस इज़ वेरी मच ए क्वेश्चन ऑफ चॉइस। हाँ, आपके इमोशंस आप कितने देखिए, ये जो हम बोलते हैं नहीं वो स्वभाव का ही ऐसा है, वो पैदाइशी ही ऐसा है तो ऐसा नहीं होता, बल्कि आप आपके इमोशंस को कितना कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल रख सकते हैं, ये मैटर ऑफ चॉइस है। आप अपनी स्किल्स, आप खुद की विलिंग से, खुद की कोशिश से, और आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं, आप उसमें स्किल्ड हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इंसान पैदाइशी ही चिड़चिड़ा गुस्सैला होता है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप अगर आप चाहें तो आप आपके इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं।
सकते हैं। यू विल फाइंड मैनी पीपल अराउंड यू स्ट्रगलिंग टू हैंडल देयर इमोशंस। आप आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग देखते होंगे जो बहुत जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करते हैं, अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए हमेशा वो स्ट्रगल करते होते हैं। यू विल ऑब्जर्व मैनी आर इन ए स्टेट ऑफ डिनाइल एंड हेजिटेट टू एक्नॉलेज देयर इमोशंस ओपनली। और उसमें से ज़्यादातर तो यही होते हैं जो डिनाइल के स्टेट में होते हैं, मतलब वो इस बात से इनकार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते नहीं, हम बस मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, नहीं ये मुझे नहीं चलता इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। मतलब वो उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं अपने गुस्से को कि वो सही है, अगर उनको इस बात पर गुस्सा आया तो, और ऐसा होना ही चाहिए या ऐसा होता ही है। या फिर वो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करने के लिए हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं, वो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ सोशल डिज़ायर या वॉटेवर, कि उनको वो उसमें अपनी कोई कमी महसूस करते हैं, और वो ये अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते कि ये कहीं कुछ गलत हो रहा है, और ज़्यादातर डिनाइल की ही पोजीशन में, डिनाइल की स्टेट में होते हैं। Some do not understand their own emotions clearly. There are few who are self aware. बहुत सारे लोग तो अपने खुद के इमोशंस को क्लियरली समझ नहीं पाते, और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो सेल्फ अवेयर होते हैं कि नो themselves well and are able to express their emotions in a healthy manner। जो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से जानते हैं, और इन इमोशंस को हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस करने का गुण उन्हें आता है। Have you ever thought as to why people found this aspect of their life difficult to control? क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी क्यों होती है? मतलब वो अपने इमोशंस को हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते? अगर उनको गुस्सा आया तो चीज़ें फेंकना, ज़ोर से चिल्लाना, कुछ सामान तोड़ देना या कुछ करना, या बहुत सारे लोग गुस्से में, हम आए दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग गुस्से में बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जिसकी वजह से। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को अपने इमोशन को कंट्रोल करने में परेशानी होती है? और सिर्फ एक गुस्सा ही ऐसा नहीं है कि जो अनहेल्दी इमोशन है, बल्कि जो हैप्पीनेस है, अगर वो भी अनहेल्दी मैनर में एक्सप्रेस हो रही है, अगर आप उसको भी हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस नहीं करें तो इट इज़ ऑल्सो इंजीरियस टू हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो डेंजरस टू योर बॉडी एंड योर सराउंडिंग, सारी ही चीज़ों के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी पिछले दिनों मेडिकल के 7 स्टूडेंट्स का एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अलग अलग उसके बारे में न्यूज़ है, कोई ऐसा बोल रहा है कि वो ड्रिंक किए हुए थे स्टूडेंट्स, कोई ऐसा बोल रहा है सामने कोई जानवर आ गया था तो उसको बचाने के लिए गाड़ी आगे हो गई वगैरह, गाड़ी स्लिप हो गई। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि वो लोग ड्रिंक किए हुए थे और बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे थे। तो ये कोई गुस्से में तो नहीं थे, ये लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेट नाइट ये लोग जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ज़िंदगी को वो एंजॉय करना चाहते थे, और उन्होंने एंजॉयमेंट के लिए ही ड्रिंक भी की। और पता नहीं, अभी सब मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि ड्रिंक नहीं भी किया होगा तो भी बहुत खुशी में, बहुत जोश में तेज़ गाड़ी चला रहे थे और उनका ये एक्सीडेंट हुआ। मतलब कि वो जो उनका हैप्पीनेस का इमोशन था वो उसको हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये सारा हादसा हुआ। तो किसी भी तरह के आपके इमोशन हो, चाहे वो गुस्से वाले हो, चाहे वो हैप्पीनेस के हो, चाहे वो फियर के हो, अगर आप उसको हेल्दी मैनर में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं होता तो ये आपको नुकसान पहुंचाता है। हेयर इज़ वेयर मैनेजिंग ऑफ इमोशंस कम्स इनटू आवर लाइफ एज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। हम यहाँ पे देखते हैं कि इमोशंस मैनेजिंग कैसे एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। Managing emotions can be defined as the ability to be open to feelings and modulate them in oneself and others so as to promote personal understanding and growth। मैनेजिंग इमोशंस को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स के लिए ओपन होना, हमारी फीलिंग्स को समझना और उसमें उसको मॉड्यूलेट करना, और खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, और अपनी पर्सनल ग्रोथ को समझना, अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना।
द लिम्बिक सिस्टम, द इमोशनल सेक्शन, इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो लिम्बिक सिस्टम होता है हमारे ब्रेन का, एक्चुअली इमीडिएट इमोशनल रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें लिम्बिक सिस्टम में ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। इसमें मेन जो लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला है वो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली मेनली ये फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एमिगडाला वाला पोर्शन ही इमोशन का पोर्शन होता है जो हमारे इमोशंस को, फियर, एंगर वगैरह सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी कन्वर्जन है, और हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी को बैलेंस स्टेट में रखता है कि जब हम जैसे बहुत ज़्यादा हमको गर्मी होती है तो स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग होने से फिर हम कूल होते हैं, या बहुत ज़्यादा जब लगती है तो शिवरिंग होती है, और उसकी वजह से हमारे मसल्स वार्म होते हैं। थैलेमस जो सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को रिले करता है। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए होता है, और एमिगडाला यही हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और एमिगडाला ही हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो लिम्बिक सिस्टम है, द इमोशनल सेक्शन, ये ओल्डेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पहले डेवलप हुआ, जो थिंकिंग, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थिंकिंग पार्ट है। तो यही होता है कि ये हमारे ब्रेन का स्ट्रॉन्ग पार्ट है। दिस इज़ द रीज़न वाई मैनी ए टाइम्स आर इमोशंस हाईजेक आर थिंकिंग। कि क्या होता है उसकी वजह से, देखो पहली बात तो ये हमारे ब्रेन का स्ट्रॉन्ग पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, और ये हमारे इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हम गुस्से में आते हैं, जब हम किसी भी इमोशन से गुजरते हैं, जब कोई चीज़ हमारे सामने होती है, जब कोई स्टिमुलस आता है, तो पहले लिम्बिक सिस्टम में रेस्पॉन्स करता है, और उसकी वजह से वो हमारी थिंकिंग को बहुत बार हाईजेक करता है, क्योंकि हम बहुत उसको फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाने ही नहीं देते वो इवेंट को। वो जो स्टिमुलस है फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाने के पहले ही यहाँ से रिस्पॉन्स आता है। हम कब किसी चीज़ पे कब काम हो सकते हैं, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो खुशी हो, कब हम उसको हेल्दी वे में रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, जब हम उसको समझें कि क्या सही है क्या गलत है, कितना रिस्पॉन्स आना चाहिए, जब हम उसको समझें, जब हम उसको सोचें। और ये कब पॉसिबल होता है उसको सोचना, जब वो हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में वो इन्फॉर्मेशन जाए। लेकिन फ्रंटल कॉर्टेक्स में इन्फॉर्मेशन पहुंचने के पहले ही हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारी थिंकिंग को हाईजेक कर लेता है, और इसकी वजह से हम बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं। और उस यही होता है कि जब हम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं तो हमारे डिसीजंस बहुत बार रॉन्ग होते हैं, या फिर कोई फेलियर हमारे साथ और कोई भी गलत डिसीज़न हम ले सकते हैं। मतलब कैसे होते हैं, बहुत बार कभी हम लाइफ में अगर फेलियर हुआ, जैसे फ्रेंड में, करियर में, रिलेशनशिप में, किसी भी तरह का, जॉब में, एजुकेशन में, वॉटेवर, अगर लाइफ में किसी भी तरह का फेलियर हो रहा है और हमारा लिम्बिक सिस्टम ही हमारी थिंकिंग को हाईजेक कर लिया, मतलब हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बस लिम्बिक सिस्टम से ही रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो फिर हम बहुत बार बहुत गलत डिसीज़न लेते हैं। जो लोग सुसाइड भी करते हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए उसकी वजह से भी लोग सुसाइड करते हैं। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ और इमीडिएट उसने फांसी लगा ली, तो ये सारा यही वजह से होता है। Recollect the concept of emotional intelligence in Standard 11 textbook of Psychology Chapter 2 and its major components। 11th क्लास में आपने साइकोलॉजी के चैप्टर 2 में ये पढ़ा ही होगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इमोशंस के। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस इमोशंस। जो आईक्यू जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, वो उसमें क्या होता है कि हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और इमोशंस को रिस्पॉन्स करना, उसको मैनेज करना, ये जो एबिलिटी होती है ये आपका आईक्यू होता है, ये आपका ईक्यू होता है, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। आईक्यू तो आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है और ईक्यू आपका इमोशनल क्वोशिएंट होता है। इट इज़ लिंक टू एवरीथिंग फ्रॉम एकेडमिक अचीवमेंट टू मेजर डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन लाइफ। और ये सारी ही चीज़ों से लिंक करता है, भले से आप एकेडमिक अचीवमेंट हो या आपकी लाइफ के मंसूबे, आपके लाइफ के डिसीजन हो, सारी ही चीज़ों के लिए लिंक करते हैं।
मैनेजिंग इमोशन इज़ एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। जो इमोशंस को मैनेज करना है ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट कैसे है? एन आर्ट एज इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, आप आपके इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हो। बहुत ज़्यादा खुशी में आप पागल हो रहे हो और बहुत ज़्यादा खुशी में आप बहुत पागल हो रहे हो, मतलब ये मैं ऐसे फ्रेजली बोल रही हूँ, साइकोलॉजिकली नहीं बोल रही हूँ। मतलब जो अजीब अजीब हरकतें इंसान खुशी में करता है, बहुत सारे अपने वैलेंटाइन डे पे बहुत अजीब किस्म के गिफ्ट देते हैं, या कुछ अलग सी लोगों के रेस्पॉन्स आते हैं, या फिर गुस्से में इंसान कुछ गलत हरकत करता है। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना और एक बहुत हेल्दी मैनर में आपके एक्सप्रेशन को बहुत कंट्रोल, कंपोज्ड और सेटल्ड वे में आपके एक्सप्रेशंस आने चाहिए। आर फीलिंग्स मेक आर लाइफ ब्यूटीफुल। हमारी जो फीलिंग होती है वही हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है, एंड हेल्प अस स्टे ग्राउंडेड एज ह्यूमंस एंड टू ऑल अराउंड अस। और इसी से जो जानवरों और इंसानों में मेजर डिफरेंस तो फीलिंग्स का ही होता है ना। जानवरों में फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होता जो कि इंसानों में होता है, और जो एक दूसरे के लिए जज्बात, जो इंसानियत और अपने मोहब्बत, हमदर्दी, खुलूस, प्योरिटी ऑफ हार्ट वगैरह, जो ये सारी बातें हम बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाती हैं और हमें एज ए ह्यूमन बनाए रखती हैं। However, it is also a skill that need to be learned, giving it a structured scientific approach। तो ये सब एक आर्ट तो है ही कि आपके इमोशंस को आपके इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच की भी इसको ज़रूरत होती है। इट नीड्स टू बी एक्वायर्ड विथ प्रैक्टिस टू मेंटेन ए बैलेंस एंड हारमोनी बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम अपने माइंड और बॉडी के बीच में बैलेंस को बरकरार रख सकें, हारमोनी बना सकें। वी हैव टेकन एन इम्पोर्टेंट इमोशन एंगर एंड डील्ड विथ हाउ टू मैनेज इट थ्रू द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ एंगर मैनेजमेंट। अभी हम एक इमोशन एंगर लेंगे और देखेंगे कि उसको साइंटिफिकली या साइंटिफिक अप्रोच से किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हैव अ गुड डे।